बेयर स्ट्रेन थ्योरी। कोई बच्चा जानता है आप में से व्हाट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी? कोई बच्चा जानता है व्हाट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी? हाथ खड़ा करें। बेयर स्ट्रेन थ्योरी। एनीवन? बेयर स्ट्रेन थ्योरी से आप क्या समझते हैं? चलिए मैं बताता हूं, आप जरा ध्यान से समझना। अगर कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जरा समझ लीजिए बात को क्या कह रहा हूं। अगर कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपको पता है जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। 109.5 डिग्री। अब आप एक बात सोचो, जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, अगर आप उस एंगल को ज्यादा या कम कर दोगे तो एंगल के अंदर एक खिंचाव आ जाएगा, और एंगल में जितना ज्यादा खिंचाव होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एंगल में जितना ज्यादा खिंचाव होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आप देख लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आप ये देखो, अगर हम सामने 109.5 के सबसे नजदीक कौन है? अगर ए बी सी डी की बात करें, 109.5 डिग्री के सबसे नजदीक कौन है? बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? सी। तो सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन सी में होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? सी। सब बच्चे मेरी बात सुने, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? सी। जबकि प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें साइक्लोहेक्सेन है, डी वाला। और हम ये भी जानते हैं जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो भी सही है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी सही है, उसके बाद भी जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो फिर एक बार दोबारा से साइक्लोहेक्सेन की स्टडी की गई। साइक्लोहेक्सेन में एक बात समझ लो, जब प्रैक्टिकली हम साइक्लोहेक्सेन को देखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। ये बोर्ड फॉर्म हो गई, और ये चेयर फॉर्म हो गई। जैसे रिलैक्स चेयर होती है ना, आप वही मान के चलें, जो रिलैक्स चेयर होती है आप ये मान के चलें उस तरह की बात कर रहे हैं। ये पूरा तरीका है, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। हर हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन होते हैं, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। हल्का सा बता रहा हूं, जान लो। अगर पहले कार्बन पर, पहले कार्बन डायग्राम पे देखो, बोर्ड फॉर्म में जो बना हुआ है, अगर पहले कार्बन पर एक्सियल पोजीशन ऊपर है तो दूसरे कार्बन पर एक्सियल पोजीशन नीचे होती है। अगर तीसरे कार्बन पर ऊपर है तो चौथे कार्बन पर नीचे होती है। अगर पांचवे पर ऊपर है तो छठे पर नीचे होगी। ये बात ध्यान रखना। सेम कंसेप्ट इक्विटोरियल का है, अगर पहले में इक्विटोरियल नीचे है तो दूसरे में इक्विटोरियल ऊपर होगा। मुझे एक बात बता दो, एडवांस के हिसाब से बता रहा हूं, C1 एक्सियल और C2 इक्विटोरियल ये पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? डायग्राम देख के बताइए, C1 एक्सियल और C2 इक्विटोरियल पास पास होंगे, दूर दूर होंगे?
दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सोच के बताओ, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। C1 एक्सियल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, C2 इक्विटोरियल भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताइए, जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? सब बच्चे बताएं, अरे बोलो। जब ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पास पास होंगे। अब आप ये देखो, C1 एक्सियल, जरा ध्यान दें, C1 एक्सियल और C2 एक्सियल, C1 एक्सियल और C2 एक्सियल, बताओ ये पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? C1 एक्सियल और C2 एक्सियल दूर दूर होंगे। तो ध्यान रखना, C1 एक्सियल और C2 एक्सियल ये कहलाती है ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांस मतलब दूर दूर है। थोड़ा सा कंसेप्ट जान लो कि डायग्राम देखने को मिल जाए तो पता होना चाहिए। इसमें आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, इसे नोट कर लो। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ट्विस्टेड बोट, बोट और हाफ चेयर। सबसे लास्ट में लिखा है हाफ चेयर। हर कार्बन पर दो पोजीशन मानी जाती हैं, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। इक्विटोरियल तो उस प्लेन के अंदर रहती है और एक्सियल ऊपर नीचे होती है। जिस प्लेन में कार्बन है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। हर एक कार्बन को ध्यान से देखो, हर एक कार्बन आपको टेट्राहेड्रल दिखाई देगा। देखो, सबसे बड़ी मजबूरी मेरी ये अटकती है, क्रैश कोर्स में ज्यादा डीप जा नहीं सकते। जरा सा भी मैं डीप जाऊंगा आप परेशान हो जाओगे। क्रैश कोर्स में सबसे बड़ी दिक्कत ऑर्गेनिक में ये है, जरा सा भी डीप जाऊंगा तभी आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह की बातें कुछ भी नहीं पढ़ रखी। आप समझ लो, ये पूरा पूरा 3 दिन का टॉपिक है। चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट हाफ चेयर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये पूरा 2-3 दिन का टॉपिक होता है। फिलहाल इस पर क्वेश्चन आता है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट हाफ चेयर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने बताया एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, सुनो ध्यान से। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा या नीचे। जो ऊपर की तरफ होगा उसे एक्सियल, और जो प्लेन के अंदर होगा वो इक्विटोरियल। समझ में आ गई बात? इतनी सी। एक्सियल इक्विटोरियल क्या है? हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऊपर की तरफ एक प्लेन में। जो ऊपर या नीचे होगा उसे एक्सियल बोलेंगे और जो प्लेन के अंदर होगा वो इक्विटोरियल कहलाएगा। इतनी बात ध्यान रख सकते हो भैया? मुझे आप ये बताओ, इतनी बात समझ सकते हो तो मैं आगे चलूं? क्योंकि रीजन क्या है, मैं फिर उतना ही लेवल लेके चलूंगा ऑर्गेनिक में जितना आप झेल सकते हो। ये पॉइंट ध्यान कर लेना। एक टॉपिक ये भी नोट कर लीजिए, एक टॉपिक ये भी नोट कर लीजिए।
Hoffman complete methylation and degradation. Elimination of beta hydrogen from that carbon which has more hydrogen atom. इसका एक या दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए. फिलहाल जल्दी से देख लो जरा. ये इक्वेशंस आपकी पड़ी हुई है. ये इक्वेशन आपकी पड़ी हुई है. अगर आपने 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं, एटलीस्ट 12th क्लास के एग्जाम दिए, तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है. अगर आप देखेंगे H और I हट जाएगा, H की जगह CH3 आ जाएगा. नाइट्रोजन के पास ध्यान दें, H हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, फिर दोबारा से H हट जाएगा और CH3 आ जाएगा. अब इस वाले एग्जाम्पल पे ध्यान दो. अब नाइट्रोजन के पास H तो बचा नहीं है. ऐसे में क्या होता है, CH3 भी जुड़ जाता है, CH3 भी जुड़ जाता है और I भी जुड़ जाता है. CH3 भी जुड़ जाता है और I भी जुड़ जाता है. जब नाइट्रोजन चार चीजों से जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना नाइट्रोजन पे प्लस आएगा. अब देखो जरा, फिर हम KOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो I माइनस हटके OH आ जाएगा. इतना तो आप सिंपल रूटीन पैटर्न है. क्या हुआ देखो, H हट गया, CH3 आ गया, H हट गया, CH3 आ गया, CH3 भी जुड़ गया और I भी जुड़ गया. उसके बाद हमने KOH के साथ कराई तो आप देखो I की जगह OH आ गया. इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं. एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ सकता है. तो आप ये समझ लो कि कंडीशन यहां तक पहुंच गई. कंडीशन यहां तक पहुंच गई. अब जरा इसके आगे समझना है आपको. सब बच्चे ध्यान दें, हमें इसके आगे समझना है. जरा बहुत ध्यान से देखना. जरा ध्यान दीजिए, ये N तो निकल ही जाएगा, CH3 का होल थ्राइस N निकलना है. इस N के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहां तो फिलहाल एक ही बीटा कार्बन है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है. अगर दो बीटा कार्बन होते तो ध्यान रखना उस बीटा कार्बन से H जाता जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते. तो ये OH, ये वाला OH उस बीटा कार्बन से H लेगा जिसके पास H ज्यादा है. तो आप देखो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया, एक और करा देता हूं, जल्दी से नोट कर लो. एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए. क्या ये एग्जाम्पल अपने आप कर सकते हैं? दोनों जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, देखो अगर सीखना है तो.
जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी करें। कोई कर पा रहा है? दोनों एग्जाम्पल नोट कर लिए? जरा ध्यान दीजिए सब बच्चे, जरा चेक कर लो। जो बात मैंने बताई थी, नाइट्रोजन 3 मिथाइल तो ले ही जाएगा। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में जो बीटा कार्बन है उस पर ध्यान दो। ये लिखा है CH3। जिस बीटा कार्बन पर H ज्यादा है उस बीटा कार्बन से H जाएगा। जिस बीटा कार्बन के पास H ज्यादा है उस बीटा कार्बन से H जाएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बताइए। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया जो मैंने बताया अभी? ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। उस बीटा कार्बन से H जाएगा जिस बीटा कार्बन के पास H ज्यादा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। जिस बीटा कार्बन के पास अगर एक ही बीटा कार्बन है फिर तो लड़ाई खत्म। अगर एक ही बीटा कार्बन है फिर तो बात ही खत्म हो गई। एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 11th 12th की ऑर्गेनिक में बहुत कुछ गिवन नहीं है। कंपटीशन की ऑर्गेनिक एंटायरली डिफरेंट है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। जरा ये पॉइंट डायरेक्ट नोट कर लो फिलहाल अभी। सिन एडिशन, दो तरह के एडिशन होते हैं, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। सिन एडिशन, और जल्दी नोट करो, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। सिन एडिशन में क्या होता है, सिस गिव्स मीजो और ट्रांस गिव डीएल मिक्सचर। सिस गिव्स मीजो और ट्रांस गिव डीएल मिक्सचर। सिस गिव मीजो और ट्रांस गिव डीएल मिक्सचर। और सिन एडिशन कौन कौन देता है? बेयर्स रीजेंट, OSO4 और BH3। ये तीन याद कर लो। सिन एडिशन कौन देता है? बेयर्स रीजेंट, OSO4, BH3।
आप जानते होंगे व्हाट इज बेयर्स एजेंट? 1% alkaline solution of KMnO4, या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, बेयर्स एजेंट करता क्या है? सब बच्चे ध्यान दें, बेयर्स एजेंट करता क्या? डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, एक OH ऊपर एक OH नीचे। ध्यान से देख लो, बेयर्स एजेंट क्या करता है? डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, एक OH ऊपर एक OH नीचे। जो बच्चे नहीं जानते जल्दी से नोट कर लीजिए, बेयर्स क्या करता है? डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक OH ऊपर एक OH नीचे। मैंने एक सिन एडिशन का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ताकि आपके मन में बात रह ना जाए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीजोफॉर्म आप जानते हैं, मीजोफॉर्म किसे कहते हैं? सिस फॉर्म आप जानते हैं, सिस गिव्स मीजो और ट्रांस गिव डीएल मिक्सचर। डेक्स्ट्रोलीवो आप जानते हैं ना? जो सिस है, अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है वो सिस फॉर्म है और आप बेयर से कराओगे तो ध्यान रखना मीजो फॉर्म बनेगी। और अगर ट्रांस से कराओगे, ट्रांस आपके पास रिएक्टेंट है और बेयर से कराओगे, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनता है वो डीएल मिक्सचर बनता है। ये सारे पॉइंट्स अच्छे एग्जाम्स के लिए हैं। किसी अच्छे एग्जाम में, किसी अच्छे कंपटीशन में क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, वो इन पॉइंट्स को यूज कर सकता है। कोई बच्चा अगर एडवांस की तैयारी कर रहा है तो वहां पर ये सारी बातें काम आ सकती हैं। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीएच का मतलब आप जानते हैं CCH5। आप देख रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव विनाइल हैलाइड। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? विनाइल हैलाइड। उसके बाद हालो एरीन्स, आपको याद आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से हेलोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता। ट्राइफिनाइल मिथाइल, आप देख लीजिए, दो फिनाइल, फिर 3 मिथाइल, फिर बाद में ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बराबर से रहता है, बट क्वेश्चन में आंसर इसी हिसाब से आता है। ये अलाइल हो गए, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है, सीक्वेंस को याद कर लीजिए। और आपको एक बात याद आएगी, जितना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। कंफ्यूज मत होना, ऊपर एसिडिक करेक्टर है, नीचे बेसिक करेक्टर है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे क्वेश्चन ट्राई करते रहते होंगे, बार बार इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर।
एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सब एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। एसिड हैलाइड, ऐसे याद कर लो, एनहाइड्राइड, देन एस्टर, और सबसे बाद में अमाइड। CH3CO को शॉर्ट में लिखते हैं AC, कभी एग्जाम में घबरा जाओ। सीक्वेंस याद कर लीजिए, बहुत काम की सीक्वेंस है। एक बार ध्यान से देखें जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, एलिफेटिक और क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक के अंदर भी बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। जो जिसमें बेंजीन है वो बेंजीनॉइड, और जिनमें बेंजीन नहीं है नॉन बेंजीनॉइड। इस क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जल्दी से करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट हो, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरा 12th क्लास का बैच अब 8 से 9 चलेगा, रात को 8 से 9। जो 11 से 12 की टाइमिंग थी वो चेंज कर दी है, 8 से 9 कर दी है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। एरोमेटिक, कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। नोट कर लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। एरोमेटिसिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। एरोमेटिसिटी
ध्यान दीजिए, एरोमेटिसिटी। आपको पता है कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, पहली कंडीशन वो साइक्लिक होगा, दूसरी कंडीशन प्लेनर होगा, तीसरी कंडीशन ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे सारे कार्बन। रिंग के अंदर जो भी होगा सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कॉन्जुगेशन होगा, एक पॉइंट होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लीजिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और एक कंडीशन आप जानते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा। सब बच्चे ध्यान दें इस बात को, कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज हक्कल रूल? 4n+2 इक्वल्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। ध्यान रखना 0 भी इंक्लूड है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा। और ये सारी कंडीशन साइड में लिखी हुई है आपके। हक्कल रूल वन ऑफ द कंडीशन है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नंबर याद कर लो, बार बार इतनी मेहनत करने से बच जाओगे। 2, 6, 10, 14, 18, 22। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है उसमें इतने में से इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 6, 10, 14, 18, 22। आप ध्यान रखना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एंटी एरोमेटिक सारी कंडीशन एरोमेटिसिटी वाली, सारी कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज, कॉन्जुगेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी कि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4n के इक्वल होंगे, और जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जल्दी से नोट कर लीजिए, सारी कंडीशन वही, सिर्फ 4n इक्वल्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और बेटर तो क्या है कि आप ये याद कर लो, 4, 8, 12, 16, 20, जिनके पास 4, 8, 12, 16, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। आपको ये बताना है इनमें कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है।
सब बच्चे बताइए। एन एक नंबर है, वैसे से हम रिंग के साथ जोड़ लेते हैं कि अगर किसी के पास 1 रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है, तो एन एक नंबर है, वैसे हम इसे रिंग के साथ जोड़ लेते हैं। जल्दी से बताइए। सब बच्चे जवाब दें जल्दी से। हर एक बच्चे के आंसर को मैं पढ़ पा रहा हूं। आप जितने बच्चे आंसर मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, सबके आंसर मैं देख पा रहा हूं। अब जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे आंसर भेज रहे हैं, मैं सबके आंसर चेक कर पा रहा हूं। अब नहीं भेजोगे तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। गलत सही कोशिश तो कर सकते हो। जल्दी भेजे। जिसको जो कहना कह लो, फिर बाद में मत कहना। जल्दी जल्दी कहो, फिर टाइम खत्म हो गया आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जिन बच्चों के आंसर नहीं आए, मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। गलत आंसर भी नहीं भेजा, सही भी नहीं भेजा। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा चेक करना सीख लो। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ऑल आर sp2। कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, कॉन्जुगेशन आ रहा है, डबल सिंगल प्लस, है ना। और अगर आप देखें, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हकल रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेशन है। तो ध्यान रखना, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। चेक कर लो, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, all carbon are sp2 hybridized। अब जरा सबसे बड़ी बात देखो, बी कंपाउंड में देखो, ये टॉप वाला कार्बन ना तो उस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव है, तो ये कार्बन sp3 है। अगर एक भी कार्बन sp3 आ गया, अगर एक भी कार्बन sp3 आ गया, ना तो ये एरोमेटिक हो सकता, ना ये एंटी एरोमेटिक हो सकता, ये आ गया नॉन एरोमेटिक। सब बच्चे ध्यान रखना, एक बात सुन लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, सब बच्चे सुन लो, सब बच्चे ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं। अगर कभी ऐसे लिखा है
तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और कभी ऐसे लिखा है, अब ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ गया, तो ध्यान रखना ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सब बच्चे समझ लीजिए ध्यान से, नोट कर लिया पॉइंट? जल्दी बोलो, नोट कर लिया? अब ध्यान दो जरा, सब बच्चे ध्यान दीजिए। sp2 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 सारे कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेशन है, बट इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे वो होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं? एरोमेटिक वाले या एंटी एरोमेटिक वाले? सारे बोलो, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? अरे कौन से वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सब बच्चों ने नोट कर लिया? अरे ध्यान दो, सब बच्चों ने नोट कर लिया? जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। जो मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं वो। जो नेगेटिव चार्ज मूव करता है ना, वो पेयर पेयर मूव करता है, इसलिए उसको 2 काउंट करते हैं। जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। आई होप कि कुछ कुछ दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। आई होप कि कुछ कुछ दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। जल्दी कर लो, फिर मैं बताने जा रहा हूं आंसर।
ढंग से चेक कर लेना, ढंग से चेक कर लो। सब बच्चे ध्यान दें। कर लिया जितना करना था। इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई वाला बताओ कौन होता है? जल्दी बताओ वंशिका जी, 4 पाई वाला कौन होता है? वंशिका जी, 4 पाई वाला कौन होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर हो गई? साइक्लिक कंपाउंड है, ऑल कार्बन और sp2 हैबिट है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की दिक्कत थी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कुछ दिमाग चलना शुरू हुआ आप लोगों का? जल्दी बोलो। ऑल कार्ब बी वाले में देखो, ऑल कार्बन और sp2, ऑल कार्बन sp2 कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, ऑल sp2 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक हो गया। आप ये देखो, ये भी sp2, ये भी sp2, और यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे बताओ? सी वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे? सी वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई। तो बताओ क्या हो गया ये? सारे बोलो। एरोमेटिक। बताओ बात समझ में आ रही है? सब बच्चे बताइए, बात समझ में आ रही है? जरा हाथ खड़ा करें सब बच्चे, पता चले कि कौन कौन सो रहा है। जो भी बच्चे जग रहे हैं जल्दी हाथ खड़ा करो। जितना जल्दी हाथ खड़ा करोगे पता चलेगा उतना जगे हुए हो आप। यश सिंह बेटा, कैमरा क्यों खोल रखा है तुमने? जो बच्चे जगे हुए हैं जल्दी से आंख खोलें, हाथ खड़ा करें। जो भी बच्चे जगे हुए हैं जल्दी से हाथ खड़ा करें। 2 बच्चे बचे हैं जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। जो भी बच्चे जगे हुए हैं जल्दी से हाथ खड़ा करें। लास्ट बार पूछ रहा हूं, जो भी बच्चे जगे हुए हैं हाथ खड़ा करें। ठीक है। अभी आप देखो, ये वाला कार्बन कैसा है? sp3। ये वाला कार्बन कैसा है? sp3। तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। ये दोनों कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गए।
एक और कर दो बस। सब बच्चे ट्राई करें। आई होप अब तो कर दिया होगा। सब बच्चे बताइए। sp2 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 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एंटी हो गया। ध्यान दो, सारे कार्बन sp2, सारे कार्बन sp2 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एरोमेटिक हो गया। और ये आप देखो sp3 है, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। आई होप कि आप एरोमेटिसिटी टर्म समझ में आ गया सबको। जल्दी बोलो, एरोमेटिसिटी वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए फिर और करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। सब बच्चे मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लग के मेहनत करो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं।